सो वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। और बेटे लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चंस की शुरुआत कर दी थी और मेरे ख्याल से हमने पार्ट 1 के, मैंने बताया था कि अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सेक्शन वाइज कर रहे हैं, ये रिवाइज नोट्स हैं, मैंने ये भी बताया था। 1.3 तक शायद हमने कर लिए थे पार्ट 1 में। 1.4 को देखें। 1.4 में क्या कहता है? 1.4 में कहता है कि जेड लिमिटेड एक्वायर्ड 60% इंटरेस्ट इन पी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2017। तो जेड लिमिटेड नाम की जो एंटिटी है, जाहिर है कि वो एक्वायरर है, लीगल एक्वायरर भी और अकाउंटिंग एक्वायरर भी है, और 60% इंटरेस्ट एक्वायर करे हैं पी लिमिटेड में 1 जनवरी 2017 को। जेड लिमिटेड ने 700 लाख रुपए तो कैश में पे करे फॉर दियर इंटरेस्ट। The fair value of P's assets is 1,800 and the fair value of the liabilities is 900. Provide the journal entry for the acquisition using Ind AS assuming that P Limited। अब ये जो लाइन है ना बेटा, इस लाइन को जरा ध्यान से देखें। Assuming that P Limited, ये लाइन जरा ध्यान से देखें, does not wish to report the NCI at fair value। ये क्या लाइन हो गई सर? आपने तो कहा था कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पर रिपोर्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन तो कहता है कि पी लिमिटेड जो है वो इच्छुक है कि वो एनसीआई को, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पर रिपोर्ट ना करे। तो ये सारी कहानी समझाने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। 1.4 को देखें। आइए जी, 1.4 में जो क्वेश्चन की, मैं ज़रा रेड पेन भी ले लूँ, जैसा कि आपको मालूम है मेरी आदत भी है। तो 1.4 से बेटे स्टार्ट करा मैंने। जस्ट एक मिनट के लिए जरा शीट्स को ना एक बार थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, बस ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, अब जरा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1.4, 1 का मतलब है पार्ट 1 यानी कि सेक्शन 1, और उसका चौथा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन में अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है जरा ध्यान से देखें। मैं जानबूझ के थोड़ा ड्रॉ आउट करता रहता हूँ इन केस अगर किसी के पास नोट्स नहीं हैं। तो जेड लिमिटेड नाम की एंटिटी है, उसने 60% स्टेक्स एक्वायर करे हैं। जेड लिमिटेड ने 60% स्टेक्स एक्वायर किस में करे हैं सर? पी लिमिटेड में करे हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसके 60% जो स्टेक्स हैं, जब मैं स्टेक्स कहता हूं तो इसका मतलब उनकी जो शेयर होल्डिंग है उसमें 60% हिस्सा हमारा है, और इसका मतलब 40% हिस्सा जो है वो किसका है? पी लिमिटेड का है। करेक्ट। अब ध्यान देने वाला पॉइंट ये भी है कि जेड लिमिटेड एक्वायर्ड 60% इंटरेस्ट इन पी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी, और कहता है जेड लिमिटेड ने ये डिसाइड करा कि हम जो कंसिडरेशन पे करेंगे, बेटे कंसिडरेशन कितना पे करेंगे? जेड लिमिटेड जो पी लिमिटेड को पे करेगी कंसिडरेशन है 700 लाख। तो कंसिडरेशन मैंने लिख दिया 700 लैक्स। लीजिए जी, 700 लैक्स ये अमाउंट जो है जेड लिमिटेड पे करने जा रही है। किसको? ये पे करेगी पी लिमिटेड को। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? कहता है जो फेयर वैल्यू है पी लिमिटेड की। अब जो पी लिमिटेड है, जो फेयर वैल्यू है, अब की बार जो फेयर वैल्यू दी है ना, एसेट्स की भी दी है, लायबिलिटी की भी दी है। तो फेयर वैल्यू जो एसेट्स हैं उनकी तो 1800 है, 1800। करेक्ट। और फेयर वैल्यू जो लायबिलिटी की है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है? डेट इज 900, इजंट इट और नॉट? तो 900 जो है वो तुमने लिख दिया। तो इसका मतलब ध्यान से देखा जाए, नेट एसेट्स जो आपके पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 900 के। ध्यान से अगर देखा जाए तो इजंट इट और नॉट? यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बहुत बार करा है। अब मेन मुद्दा आता है बेटे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। इस क्वेश्चन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को याद रखें कि क्वेश्चन में लिखा है कि पी लिमिटेड फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट नहीं करना चाहती है। याद रखें कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है बेटे, इंड एएस 103 एक ऑप्शन देता है एक्वायरर को। करेक्ट। इंड एएस 3 जो है, इंड एएस 3 प्रोवाइड्स एन ऑप्शन। ये एक ऑप्शन देता है, स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है, प्रोवाइड्स एन ऑप्शन, प्रोवाइड्स एन ऑप्शन
टू द एक्वायरर, किसको देता है? एक्वायरर को देता है। किस चीज का ऑप्शन देता है? प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू द एक्वायरर टू रिपोर्ट एनसीआई। अब वो एनसीआई को रिपोर्ट कर सकता है, रिपोर्ट एनसीआई आइदर, ध्यान से सुने, आइदर एट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एक्वायरर जो है रिपोर्ट कर सकता है फेयर वैल्यू पर भी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो फेयर वैल्यू पर भी उसकी कैलकुलेशन करी जा सकती है इनडायरेक्टली, इसका मतलब ये है। या फिर और आइदर एट फेयर वैल्यू, और या फिर एक्वायरर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को रिपोर्ट कर सकता है ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। ये प्रपोर्शनेट बेसिस का क्या मतलब है मैं तुम्हें अभी बताता हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि पहले तो याद रखें कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जहां तक सवाल है उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंपल्सन नहीं है, उसमें एक चॉइस दी हुई है। एक्वायरर चाहे तो उसको फेयर वैल्यू पे भी मेजर कर सकता है, प्रपोर्शनेट बेसिस पर भी कर सकता है। लेकिन ध्यान से सुने, सपोज अगर मैं फेयर वैल्यू पे करता तो बताओ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी निकलती? कैसे निकालते आप? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप 60% इंटरेस्ट एक्वायर कर रहे हैं और 60% के लिए आप 700 लाख दे रहे हैं। पहले तो ये सोचो कि अगर आपने पूरे 100% एक्वायर करे होते तो 100% के लिए आप कंसिडरेशन कितना देते? भाई 60% के लिए फेयर वैल्यू कंसिडरेशन की 700 है, 700 लाख है। अगर आप 100% करते तो आप कितना देते? डेट इज 100 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 600 डिवाइडेड बाई 60, सॉरी, तब आप इतना देते। ये 100% की वैल्यू आती और उसका 40% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता। जस्ट अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं, कैलकुलेटर मेरे पास ही है, 100 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 60। बेटे ये जरा फिगर्स पॉइंट्स में आ रही हैं, 1166.67 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ऑफ कोर्स ये सारी फिगर लैक्स में है, ये भूलना नहीं है। तो अगर मैंने 100% स्टेक्स एक्वायर करे होते तो मेरे कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू इतनी होती, 1166.67 लैक्स। तो इसका मतलब अगर मुझे फेयर वैल्यू देखनी होगी 40% की, क्योंकि जो एंटिटी पी है हम कह सकते हैं कि उसके सारे शेयर्स की वैल्यू इतनी है फेयर वैल्यू, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी? तो अब मैं 40% की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो 40% ऑफ 1167 उस केस में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू ये आती। बात समझ में आ गई? याद रखें कि ये तरीका हमने अपनाया था किसमें? ये आती 466.67। ये तरीका हमने अपनाया था 1.3 में। अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड, वैसे तो फेयर वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की हमेशा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू सॉरी फेयर वैल्यू के एंगल से कंप्यूट करी जाएगी, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। तो जो भी टोटल परचेज कंसिडरेशन है उस पर प्रपोर्शन अप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा। टोटल परचेज कंसिडरेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। 60% के लिए आपने इतना दिया, अगर 100% अगर आप खरीदते स्टेक्स तो आपको इतना देना पड़ता। इसका मतलब 100% शेयर की वैल्यू इतनी है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 40% है, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी आप निकाल सकते हैं। ये मैं करता अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा होता, तब मैं फेयर वैल्यू के एंगल से ही करता। लेकिन यहां पर हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है ये वाली चॉइस आपको तभी एक्सरसाइज करनी है या अकाउंट करनी है अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। पहले तो ये ध्यान रखें। अब इस केस में मुझे प्रपोर्शनेट बेसिस पर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी लिमिटेड जो है वो एनसीआई को रिपोर्ट फेयर वैल्यू पर नहीं करना चाहती है। तो प्रपोर्शनेट बेसिस पे करने के लिए मैं क्या करूँगा? प्रपोर्शनेट बेसिस पे करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें। प्रपोर्शनेट बेसिस पे कंप्यूट करने के लिए यहां पर नोट करें, सबसे पहले तो
मैं ये देखूंगा कि मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स, नेट एसेट्स कितनी है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट, नेट का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है कितनी, 1800 माइनस 900। इतने एसेट इतनी लायबिलिटी है, 900 है। इसके प्रोपोर्शन पर जो मैंने लिखा है ना, प्रोपोर्शनेट बेसिस, का मतलब इन प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट वी कॉल एसेट्स, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। अब मैं इसका 40% कंप्यूट कर लेता हूं, तो इसका 40% मैंने अप्लाई करा, तो डेट विल बी इक्वल टू 360। तो इस क्वेश्चन में हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू 360 पर लेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वैसे तो क्वेश्चन ने सिर्फ एंट्रीज के लिए पूछा है, लेकिन मैं जस्ट एक बार आपको गुडविल कंप्यूट मेथड्स के हिसाब से करता हूं। तो मेथडोलॉजिकल वे क्या है, गुडविल या जो भी निकल रही है, गुडविल या बार्गेन परचेज, कुछ भी निकल सकती है, अभी मुझे पता नहीं है गुडविल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा मैंने कंसीडरेशन टोटल कितना दिया और देना है। मैंने आपको बताया था ना कि आप ऐसे सोचो कि आपने कितना दिया है और कितना देना है। तो कंसीडरेशन ट्रांसफर तो आप कर ही चुके हैं, 700 लाख। फिगर जो है लैक्स में है, करेक्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखने का मतलब है कि इतना कंसीडरेशन आपको कभी भी देना पड़ सकता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू बेटे 360 आ चुकी है, 360। टोटल आ गया 1060। उसमें से आप लेस कर दें। लेस क्या करें, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, IFA मैंने लिख दिया। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 900 हैं, 1800 माइनस 900 आपने माइनस करा। माइनस करने के बाद क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 160। ये पॉजिटिव फिगर है तो ये गुडविल है। तो ये मेरी कैलकुलेशन हो गई गुडविल की। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री आप कैसे करेंगे। एंट्री बेटे जो आपकी होगी, पहले तो देखें आइडेंटिफाइबल एसेट कितने, नेट नहीं, आइडेंटिफाइबल एसेट। एसेट कितने आए आपके पास, आइडेंटिफाइबल एसेट तो हमारे पास आए हैं 1800 लैक्स के। फिर आप ये देखें एक लाइन छोड़ करके, क्योंकि गुडविल है, वैसे तो मुझे मालूम है कि गुडविल 900 है, मैं लिख ही देता हूँ, बात के लिए क्या वेट करें। हालांकि ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में भी निकाली जा सकती है। गुडविल 160 ये हम वर्किंग में ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। अब उसके बाद बेटे मुझे ये बताओ आप कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, टू कैश लिखूँ, टू कैपिटल लिखूँ, क्या दे रहे हैं आप इस केस में, कैश दे रहे हैं, तो बेटर है कैश लिखना। अगर शेयर्स दे रहे होते तो कैपिटल लिखना ठीक रहता है। 700 लाख का आपका कंसीडरेशन है। अब की बार आपके पास कुछ लायबिलिटीज भी आई हैं, तो आइडेंटिफाइबल लायबिलिटीज कौन सी आई हैं, लायबिलिटीज 900। इतना कंसीडरेशन आपने दे दिया, इतना आपको देना है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब टेक्निकली इतना कंसीडरेशन उन शेयर होल्डर्स को देना पड़ सकता है जो शेयर्स आपके पास नहीं हैं एक्वायरी एंटिटी के। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 360 है। अगर इन तीन में से आप ये माइनस करोगे तो 160 बैलेंसिंग फिगर भी आएगी। तो इस क्वेश्चन में मेन मुद्दा क्या है, आपको ये समझना है कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको कंप्यूट करने के दो तरीके हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, और ये चॉइस जो है इंड AS ने दी हुई है। इंड AS 103 ने ये चॉइस दी है। 1.5 में अभी करा रहा हूँ, तब तक आपको इसको नोट करना है तो कर लें। ये वाला पेज ये लीजिए, ये वाला बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने लगा दिया, जरा जल्दी नोट करें, जल्दी करें, 2 मिनट का टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं।
बड़े जल्दी कर लिया, तुमने तो 2 मिनट से पहले ही कर लिया। चलो, हमें क्वेश्चन की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो इसी सीक्वेंस में मैंने अब 1.5 को लिया। 1.5 को देखें। 1.5 क्या कहता है, ज़रा इसकी भी चर्चा करें। 1.5 ठीक है। एक सेकंड के लिए ये पेपर जो है ना फ्लटर कर रहे हैं, इसको मैं ज़रा बंद कर दूँ। अब ठीक है। तो 1.5 के लिए मैंने ये शीट ली। 1.5 में वो क्या कहता है? 1.5 में कहता है ऑन 1st January 2019 M Limited acquires 80% ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट। 80% इक्विटी इंटरेस्ट बेटे हमने एक्वायर करा है P लिमिटेड में, इन एक्सचेंज ऑफ कैश ऑफ 250। फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाइबल एसेट्स आर मेजर्ड एट 350 and liabilities assumed measured at 50. The fair value of 20% non-controlling interest is 43. मज़ेदार बात यह है कि अब की बार आपको फेयर वैल्यू भी दी है। बताओ इस क्वेश्चन में मेरे कुछ कराने लायक चीज़ थोड़ी है। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तो इस क्वेश्चन में क्या है, मैं जानबूझ करके थोड़ा लिखता भी रहता हूँ। तो एम लिमिटेड नाम की कंपनी है, एम लिमिटेड नाम की कंपनी ने 80% स्टेक्स एक्वायर करे। 80% स्टेक्स एक्वायर करे, किस में करे हैं? एम लिमिटेड ने बेटे पी लिमिटेड में करे हैं। अब एम लिमिटेड जो है वो कंसिडरेशन कितना देगी? एम लिमिटेड कंसिडरेशन क्वेश्चन के मुताबिक 80% इंटरेस्ट के लिए जो देगी वो देगी 250, और ध्यान से देखना है कि वो कैश में है या कैपिटल में, किस में? कैश में है। तो 250 का हम कैश भी दे रहे हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो पी लिमिटेड हैं उसके जो एसेट्स हैं, आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 350 हैं, और लायबिलिटीज़ जो हैं 50 की हैं, ये हमें दिया हुआ है। मज़ेदार बात ये है कि पी लिमिटेड के 80% शेयर तो अब हमारे पास आ गए। 80% शेयर तो बेटे हमारे पास है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। 20% हमारे पास नहीं है। ये 20% क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि जो एम लिमिटेड है वो प्रपोर्शनेट बेसिस पर इनको कंप्यूट करना चाहती है। तो किस पर करेंगे? फेयर वैल्यू पर करेंगे। अच्छी बात यह है कि इनकी फेयर वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन है। फेयर वैल्यू गिवन क्वेश्चन में कहता है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है उनकी फेयर वैल्यू 43 है। करेक्ट? तो इस तरीके से सब कुछ क्वेश्चन में मौजूद है। इसमें तो मेरे कराने लायक कुछ है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये कौन सा ओहो, ये मैंने एनालिसिस इधर कर दिया। चलो कोई बात नहीं। 1.5 तो अब इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर देता हूँ। तो डायरेक्ट एंट्री पास कर दो, क्योंकि एंट्री तो पास करनी है। सर नहीं, गुडविल कैलकुलेट करके दिखा दो। ये क्या बात है भाई? चलो गुडविल, हम गुडविल लिख रहे हैं, वैसे गुडविल भी हो सकती है, गेन ऑन बारगेन परचेज भी हो सकता है। गेन ऑन बारगेन परचेज कुछ भी हो सकता है। गेन ऑन बारगेन परचेज क्या कहते हैं? तो इसको कंप्यूट करने के लिए मैंने क्या देखा? कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड, कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड जो कर दिया है आपने वो तो 250 माना जाएगा, और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की तरफ कंसिडरेशन देना पड़ सकता है, ये हम अभी तो नहीं पे कर रहे, लेकिन ये हमारे लिए लायबिलिटी के रूप में रहेगा। बाद में जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। तो लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड की तरफ, इक्विटी या लायबिलिटी की तरफ ये रिफ्लेक्ट करा जाएगा। ऑफ कोर्स ये हमारे लिए लायबिलिटी है। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कितना? 43। इसको मैं ऐड कर देता हूं, 293 ये आ रहा है। ये क्या है? ए। बी में हम क्या लिखते हैं? बी में हम लिखते हैं
नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट नीफा शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, प्लीज़ कंफ्यूज ना करें। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का मतलब आइडेंटिफाइबल एसेट्स लेस लायबिलिटीज एज्यूम्ड। लायबिलिटी एज्यूम करी है आपने 300। ओहो, ये क्या हो गया? अब की बार तो बी जो है ए से बड़ा है। अगर बी ए से बड़ा है तो इसका मतलब अब की बार क्या आ गया? गेन ऑन बारगेन परचेज। गेन ऑन बारगेन परचेज आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, गेन ऑन बारगेन परचेज। तो अब की बार इस क्वेश्चन में गेन ऑन बारगेन परचेज है बेटा, और वो है 7। करेक्ट। एंट्री तो अब मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने एंट्री कराई। एंट्री जो आपकी होगी वो क्या होगी? एंट्री आपकी होगी इस तरीके से, आप लिखे आइडेंटिफाइबल एसेट। एसेट जो आइडेंटिफाइबल हैं वो हैं 350। गुडविल तो अब की बार है नहीं, तो मैंने सीधा 2 लिख दिया। और 2 में आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी? एक तो कैश जो आपने कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर दिया है 250, जो ट्रांसफ़र फ्यूचर में करना पड़ सकता है वो बेसिकली क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 43। और अब की बार बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई, लेकिन बैलेंसिंग फिगर लिखने से पहले मैंने लायबिलिटीज़ लिखी नहीं हैं, तो लायबिलिटीज़ भी लिखना पड़ेगा। लायबिलिटीज़ 50। और अब बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ आएगी, जिसको तुम लिखोगे गेन ऑन बारगेन परचेस। गेन ऑन बारगेन परचेज। तो गेन ऑन बारगेन परचेज ये कैपिटल रिजर्व का ही सिनोनिमस है, लेकिन इंड एस कैपिटल रिजर्व के बजाय ये टर्म यूज करता है। That is 7. This is how you are going to present it. Is it clear to you? Entry for acquisition of identifiable asset. Correct? जब मैं आइडेंटिफाइबल एसेट कह रहा हूँ तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, ये आपने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। तो ये शीट पे किनारे करता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आइए जी, अब 1.6 में आ जाइए। 1.6 जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताया गया है? कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई हम कंसिडरेशन आपको अभी इतना दे रहे हैं और फ्यूचर में इतना देंगे। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड कहता है कि जो परचेज कंसिडरेशन खास तौर से जो फ्यूचर में आपने देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में यही बताया गया है। कहता है डी हैज़ एक्वायर्ड 100% ऑफ द इक्विटी ऑफ एफ ऑन 31 March 2017. The purchase consideration comprises of an immediate payment of rupees 10 lakhs and 2 further payments of rupees 1.21 lakhs. 2 further payments if the return on equity exceeds 20% in each of the subsequent 2 financial years. देखा जाए तो ये एक तरीके से कंटिंजेंट कंसिडरेशन का केस है, क्योंकि ये टर्म्स पर डिपेंड करता है, इजंट इट? कुछ फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा होगा तो इतना और पे करना पड़ेगा। कहता है डिस्काउंट रेट ऑफ 10% इज यूज्ड, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया था जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है उसकी मेजरमेंट की वो एक्सेप्शन थी, हम उसको फेयर वैल्यू पे नहीं करेंगे, हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे करेंगे। तो इसमें सिर्फ आपको ये बताना है टोटल कंसिडरेशन कितना है। 1.6 में रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूँ, जब आप बाद में देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 1.6 में कहता है डी लिमिटेड ने 100% इक्विटी एक्वायर करी है एफ लिमिटेड की। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इनकेस किसी के पास नोट्स नहीं हैं तो वो थोड़ा ध्यान दिए यहाँ पर। डी लिमिटेड ने 100% स्टेक्स एक्वायर कर लिए। 100% स्टेक्स जो उन्होंने एक्वायर करे हैं वो एफ लिमिटेड के करे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी लिमिटेड जो इनको कंसिडरेशन देगी, कंसिडरेशन अब की बार कैसे है और यही हमें पता करना है। वैसे तो क्वेश्चन के मुताबिक जो कंसिडरेशन है, एक तो इमीडिएट पेमेंट है, करेक्ट? इमीडिएट पेमेंट का मतलब टाइम जीरो पीरियड। टाइम जीरो पीरियड का मतलब आपको मुझसे ज़्यादा पता है, इसी वक्त। तो इसी वक्त जो मैं पे कर रहा हूँ वो तो 10 लाख रुपए मैं पे करूँगा, करेक्ट? 10 lakhs तो मैं अभी पे करूँगा।
और वो कहता है कि हमें दो फर्दर इंस्टॉलमेंट पे करनी है, टू फर्दर पेमेंट्स ऑफ 1.21 lakh if the return on equity exceeds 20% in subsequent 2 financial year। पहले साल के ख़त्म होने के बाद यानी कि T1 पीरियड में मुझे 1.21, बड़ी अजीब सी फिगर है, 1.21 lakhs और पे करने हैं, और T2 पीरियड में यानी कि आज के 2 साल बाद मुझे 1.21 और पे करने हैं। फ्यूचर में मुझे ये 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। अब लॉजिकली अगर मैं इसको ऐड करूं तो इसको ये जो कंसिडरेशन आएगा ये इंड एस के हिसाब से नहीं आएगा, करेक्ट? ये इंड एस के हिसाब से, ये इसको मैं बोलूंगा दिस इज कंसिडरेशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में जरूर कंसिडरेशन है, लेकिन इंड एस क्या कहता है आपको तो मालूम ही है। तो कंसिडरेशन एज पर इंड एस अगर मैं निकालूंगा तो कितना निकलेगा? कंसिडरेशन ये मेन सॉल्यूशन है, कंसिडरेशन एज पर इंड एस। तो इंड एस 103 के मुताबिक कंसिडरेशन जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? एक तो कंसिडरेशन जो आप पे करेंगे इमीडिएट पेमेंट, करेक्ट? तो इमीडिएट पेमेंट बेटा आपने जो पे करी है ना, वो कितनी पे करी है? इमीडिएट पेमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इमीडिएटली आप पे करेंगे, उसको कितना पे करेंगे? डेट इज 10 lakhs आप पे करेंगे। ये बिल्कुल अभी आप पे कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने आज के 1 साल बाद पे करनी है और जो मैंने आज के 2 साल बाद पे करनी है, उसको मैं डिस्काउंट रेट के हिसाब से कंप्यूट करूंगा, यानी कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करूंगा। तो ये क्या आ जाएगा? डेट इज, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो निकलेगा डेट इज 1.21 इनटू डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर 1 ईयर। तो 10% के हिसाब से अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर लूंगा तो डेट विल बी इक्वल टू 0.9091। तो ये जो पेमेंट मैं दे रहा हूँ ये तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और जो मैं ये पेमेंट दूंगा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 10% के डिस्काउंट रेट को मैं देखूंगा, और 2 साल के बाद जो वैल्यू है डिस्काउंटेड वैल्यू 0.8265 आ जाएगी। तो एक तरीके से ये जो 2 पेमेंट हम दे रहे हैं इनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, डेट इज इक्वल टू 2.10। तो इंड एस 103 के हिसाब से आपका जो परचेज कंसिडरेशन इस क्वेश्चन में माना जाएगा वो ये माना जाएगा 12.10। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बात समझ में आई बाबा या नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई, पक्का? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बस वही होना चाहिए। आइए जी, इसी बात पे खुश होकर के हम 1.7 को भी पिकअप करते हैं। 1.7 में क्या है? वो कहता है, ध्यान से देखें, वो कहता है सी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, सी लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 60% शेयर जो हैं डी लिमिटेड में एक्वायर करे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैं क्वेश्चन को देख करके ही लिख रहा हूँ, करेक्ट? जो क्वेश्चन में दिया ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर है 1.7, उसी को मैं रीड कर रहा हूँ और उसी को मैं यहाँ पर फिलहाल लिख रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं? तो कहता है सी लिमिटेड ने 60% शेयर डी लिमिटेड के हासिल करे फॉर ए कैश पेमेंट ऑफ 2 लाख। इसका मतलब है कि जो परचेज कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो है ₹2 लाख। कितना? 2 लाख परचेज कंसिडरेशन। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में हमें यह भी दे दिया कि जो 40% शेयर हमारे पास नहीं है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। 40% क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, और वो कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 लाख है, यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू फिलहाल तुम्हारे पास मौजूद है। अब कहता है द अमाउंट वॉज डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ डीज ऑर्डिनरी शेयर बिफोर द एक्विजिशन डेट। सिंपल वर्ड्स में उसने कहा कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो ये फेयर वैल्यू डिटरमिन करी गई ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू करी गई। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, कैलकुलेट एनसीआई एंड गुडविल। अब बेटे मुझे इस क्वेश्चन में एनसीआई भी कंप्यूट करनी है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एनसीआई भी कंप्यूट करनी है और गुडविल भी कंप्यूट करनी है। करेक्ट। लेकिन उसने ये भी आगे कह दिया, कहता है कि आप एनसीआई और गुडविल कंप्यूट करें और कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू। ये ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, गुडविल के लिए या एनसीआई के लिए? सर एनसीआई के लिए, बिल्कुल, क्योंकि चॉइस तो सिर्फ एनसीआई के लिए। यानी कि एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि आप इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि आप जो हैं कंप्यूट करें एनसीआई एट फेयर वैल्यू। बल्कि इस वाले में तो मुझे कुछ कंप्यूट ही नहीं करना, फेयर वैल्यू तो है ही। करेक्ट। गुडविल तो जैसे कंप्यूट होती है वैसी होगी। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, और कहता है कि आप प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स के हिसाब से कंप्यूट करें। दूसरा क्वेश्चन यानी कि ये बन गया कि एनसीआई आप कंप्यूट करें, करेक्ट, ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। ये पॉइंट है, ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस आप कंप्यूट करें। क्वेश्चन कहता है प्रपोर्शनेट बेसिस, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में एनसीआई की वैल्यू फेयर वैल्यू के हिसाब से और प्रपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। प्रपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से जब हम वैल्यू निकालते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की परसेंटेज है उसको आप अप्लाई कर देंगे ऑन फेयर वैल्यू ऑफ नेट। नेट का मतलब आपको पता है ना, एसेट लेस लायबिलिटी, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। बस सिंपल। लेकिन कहानी यहां तक भी खत्म नहीं हुई। आगे क्या कहता है, आगे कहता है आप प्रज्यूम करें कि आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ए के 2,40,000 हैं और 3,30,000 हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे करेंगे, बच्चे कई बार कंफ्यूज अदरवाइज हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने करा, पहले तो मैंने क्या माना, बेसिकली ये दो क्वेश्चन इकट्ठे एक तरीके से हमें दे दिए हैं। क्वेश्चन में एक तो मैंने ये माना, यानी कि पहला सॉल्यूशन है ए, व्हेन नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स आर वर्थ 2,40,000। एक तो हम क्वेश्चन को ये मान के सॉल्व कर रहे हैं कि जो एंटिटी डी है जिसमें कि हमने 60% स्टेक्स एक्वायर करे हैं, उसके जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है उनकी फेयर वैल्यू 2,40,000 है। करेक्ट। पहला पार्ट तो ये है। लेकिन इस पार्ट में भी मुझे क्या दिखाना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इस पार्ट में डिमांड ये है, इसमें भी, इस क्वेश्चन के अंदर भी दो सब क्वेश्चन बन गए। कैसे दो सब क्वेश्चन बन गए, देखो यहां पर। 1, एक तो मुझे बताने एनसीआई एट फेयर वैल्यू। तो एनसीआई एट फेयर वैल्यू मुझे बताना क्या है, वो तो गिवन ही है, गिवन। एनसीआई की जो फेयर वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए में गिवन है, तो तुम्हें इसमें बताना ही कुछ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब तुम्हें बताना है गुडविल। एनसीआई को फेयर वैल्यू पर आपने बेस कर करके गुडविल को भी बताना है। गुडविल कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, मुझे बार बार ये चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं ये देखूंगा कि मैंने कंसीडरेशन कितना ट्रांसफ़र करा है। कंसीडरेशन बेटे जो मैंने ट्रांसफ़र करा है वो कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड। अब कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड कितना है, 2,00,000, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही है।
कंसिडरेशन टूवर्ड्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि 1 लाख माना जाएगा क्योंकि हम उसको फेयर वैल्यू पर बेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो कंसिडरेशन तो हो गया, ये दोनों मिलाकर के हो गए 3 लाख। अब इस 3 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा लेस आइडेंटिफाइबल नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स एट फेयर वैल्यू। हम मान के चल रहे हैं कि 2,40,000 जो गिवन है ये फेयर वैल्यू है। तो अगर एनसीआई को मैं फेयर वैल्यू पर बेस करता हूं तो मेरी गुडविल जो आ रही है वो 60,000 की आ रही है, ये मतलब है, करेक्ट। समझ में आ गया। अगर एनसीआई को मैं फेयर वैल्यू पर बेस कर रहा हूं तो मेरी गुडविल 60,000 आ गई है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक बार फिर से, ये तो था इस क्वेश्चन का अभी सब पार्ट हो गया ए। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि अगर कंपनी डी के नेट एसेट 2,40,000 के हैं और तुम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को प्रपोर्शनेट बेसिस पर मेजर कर रहे हो तो तब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है और गुडविल कितनी आएगी। आइए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मैं प्रपोर्शनेट बेसिस पर कंप्यूट करता हूं, प्रपोर्शनेट बेसिस, अगर मैं प्रपोर्शनेट बेसिस पर करता हूं तो ध्यान से देखें, पहले तो आराम से सोचो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है, 40% है। फिर देखो कि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट कितने के, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट तुम्हें दिए हुए हैं 2,40,000। 2,40,000 का 40% कितना हो गया, 96,000 हो गया। यानी कि अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू 96,000 है प्रपोर्शनेट बेसिस के एंगल से, तब गुडविल कितनी आएगी। तो अब गुडविल कितनी आएगी, ध्यान से देखें। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड 2 लाख, कंसिडरेशन टूवर्ड्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बिकॉज अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 96,000 है तो आप 96 लिखेंगे ना, लेस नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 2,40,000 के, तो 296 में से 240 माइनस कर देंगे तो 56,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। बात समझ में आई। दिस इज योर गुडविल। यानी कि अगर आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं तो गुडविल आ रही है 60, लेकिन अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आप प्रपोर्शनेट बेसिस पर करते हैं तो गुडविल आ रही है 56। लेकिन ये तब हो रहा है जब इस एंटिटी के नेट एसेट हम 2,40,000 लेकर के चल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें दोबारा करके दिखाओ, अगर इनके नेट एसेट्स जो है वो 3,30,000 के हैं, इसी क्वेश्चन में अगर 3,30,000 के हैं तो आइए इसी क्वेश्चन को आगे जारी रख के इसको भी फिनिश कर लेते हैं। पार्ट बी, पार्ट बी, व्हेन net identifiable assets are worth rupees 3,30,000। अगर नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 3,30,000 के हैं तब इसके अंदर भी 1 NCI एट फेयर वैल्यू, NCI एट फेयर वैल्यू तो उतनी रहेगी क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू गिवन है 1 लाख। गुडविल कितनी निकलेगी, गुडविल, गुडविल निकालने के लिए मैं कंसिडरेशन को देखूंगा। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बेटे जो हमने ट्रांसफर करा है वो तो उतना ही रहेगा ना, 2 लाख, उसमें थोड़ी कोई चेंज आएगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू उनकी 1 लाख है, लेस कंसिडरेशन में से मैं लेस कर दूं,
क्या नेट आइडेंटिफाइबल एसेट जो कि अब 3,30,000 के, ओ माय गॉड, 3 लाख में से 3,30,000 माइनस करेंगे तो अब की बार 30,000 क्या आ गया, ये 30,000 तो क्या आ गया, गेन ऑन बारगेन परचेस। ये अब की बार गेन आ गया, इसको मैं यहां लिख देता हूं, गेन ऑन बारगेन परचेस। ये बारगेन परचेस पर गेन आ गया। यहां बीपी का मतलब आप समझ जाना, बारगेन परचेस है। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। इसी तरह पार्ट 2 क्या कहता है, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पर आप कंप्यूट करते हैं, लो जी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, नो ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से जब मैं देखूंगा तो 40% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, लेकिन नेट आइडेंटिफाइबल एसेट अब 3,30,000 के हैं। तो इस केस में कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर कहाँ भाग जाता है, कैलकुलेटर को मैंने लिया, 3,30,000 इंटू 40% मैं कर दूंगा, 1,32,000 आ गया। तो बेटे इस केस में नॉन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मैं करूंगा तो 1,32,000 आएगा। गुडविल और गेन आप कंप्यूट खुद भी कर सकते हैं। कंसिडरेशन अगर आप देखेंगे तो कंसिडरेशन 2 लाख आप ट्रांसफ़र कर चुके हैं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है बेटे, 1 लाख है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 1 लाख आपने लिख लिया, लेस नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, सॉरी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मैंने कहा, आपने 1 लाख लिख दिया, आपकी बात प्रोपोर्शनेट बेसिस पर है तो 1,32,000 लिखा, 3,30,000। तो 3,32,000 में से 330 में माइनस करूंगा तो अब की बार 2,000 गुडविल है। तो ये मुझे समझाना था आपको। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो मेन मुद्दा हमने इस सेशन में यही देखा है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को ऑप्शन है, आप किसी पर भी बेस कर सकते हैं, लेकिन इन द लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन।